तस्वीरों में दिखने वाली यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये अब एसडीएम बन गई हैं। इनका नाम पूजा गुप्ता है। इन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा पास की और 25वीं रैंक लाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्मी पूजा की बातें जब आप सुनेंगे तो उनके हौसले की तारीफ जरूर करेंगे। दरअसल मध्यम परिवार में जन्मी पूजा गुप्ता की माली हालत ठीक न होने के चलते घर में रहकर ही पढ़ाई की और अपने दम पर मेहनत करके आखिरकार यूपी पीसीएस की परीक्षा पास कर ली। रिजल्ट आने के बाद आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी साफ दिखाई दे रहा था। पूजा गुप्ता अभी सचिवालय में नौकरी करती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने बताया, जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मैं ऑफिस से निकलकर चल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह मंदिर में जाकर बैठ गई और वहां इंतजार कर रही थी कि कोई फ़ोन करके मुझे बता दे, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम पास हो गई हो, एसडीएम बन गई हो। हुआ भी कुछ ऐसा। मंदिर में बैठे बैठे एक फ़ोन आया जिसने पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। पूजा की मेहनत रंग लाई, वो एसडीएम बन गई। पूजा बताती हैं, अगर आपको भी सफल होना है तो आप किसी की कामयाबी नहीं, उस कामयाबी के पीछे का संघर्ष देखें। इस संघर्ष के पीछे उन्होंने अपनी एक सहेली का भी जिक्र किया है, जिसकी वजह से उन्हें हौसला मिलता रहा और वह आगे बढ़ती रहीं। फिलहाल आगे क्या कुछ कह रही हैं, आप खुद सुनिए। किस तरीके से कामयाब होने के बाद दूसरों को भी कामयाब होने की बातें बता। क्योंकि सफल तो कोई पहले अटेम्प्ट में होता है, कोई 10वें अटेम्प्ट में होता है, कोई 5वें में, और हर किसी की कैपेसिटी अपनी अलग होती है तैयारी करने की, पढ़ने की। लेकिन अब ये नहीं है कि कोई पहले में अटेम्प्ट में सफल हो गया और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है तो हम ये मान लें कि अब मेरा नहीं करना ही एकमात्र इसका साधन नहीं है। जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके तैयारी की, अगर उस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे तैयारी करना चाहें तो निश्चित तौर पर वो अपने सीमित संसाधन में ही सफलता प्राप्त कर सकता है। सबको मिल रहा है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर डेटा का सही इस्तेमाल करें और उस 2 GB 1.5 GB डेटा जो प्रतिदिन मिलता है उसको पढ़ाई में यूज़ करें, जो होता है ना वो कुछ लोगों को बहुत प्रेरित भी करता है, कुछ लोगों को बहुत तोड़ भी देता है, कुछ लोग तो झेल भी नहीं पाते हैं, बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो आपका कोई भी लक्ष्य हो, इसे जीवन मरण का प्रश्न ना बनाएं। मुश्किल नहीं है। शहर गांव की दूरी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और स्पेशली हम तो ये कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही। फ्रेंड प्रियंका, ये हम लोग मतलब ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। हम लोग साथ में बर्थडे मनाते हैं अपना। साल भर मिले ना मिले, वो एक दिन होता है जब हम मिलते ज़रूर हैं, कहीं भी रहें। तो उन लोगों के लिए बस यही संदेश है कि सबसे आप किसी की सफलता से प्रेरणा मत लीजिए, आप उसके संघर्ष से प्रेरणा लीजिए। अगर कोई अपने जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ा है, सफल हुआ है, तो आप पहले ये सीखिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। आप कभी संसाधन को, अपनी गरीबी को, ग्रामीण परिवेश को अपने सफलता के मार्ग में मत आने दीजिए। दिमाग में ये बना के चलिए, बस लक्ष्य पे ध्यान रखिए और जो संसाधन है उसका सही उपयोग करिए। सफलता सबको मिलती है। सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर इतना था कि मैं तो सोचती थी कि मैं एक मतलब ये मिसाल बनाऊंगी कि बिना कोचिंग के भी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। कोचिंग जब नहीं होता था तब भी लोग एसडीएम डीएम बनते थे। आपको ये भी कहेंगे कि बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर परिवार के बीच में रहकर भी आप तैयारी कर सकती हैं। और हमको तो ऐसा लगता है कि परिवार के बीच में तैयारी करना ज़्यादा आसान होता है। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो वो जो सपोर्ट मिलता है ना, वो हमें बाहर जाके नहीं मिलता। प्रशासनिक अधिकारी पद पे हुआ है, कितना लंबा सफ़र आपका रहा, कैसे इस मुकाम तक पहुंचने में, कहाँ कितना आपने क्या तैयारी किया, कैसे कैसे किया सब कुछ? भाई सर, मेरा सफ़र काफ़ी लंबा रहा। छोटे छोटे पड़ाव को पार करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और चूँकि मैं जौनपुर में ही रह के अपने गृह जनपद से यहीं पढ़ाई की और यहीं सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रही थी, तो थोड़ा मेरे लिए कठिन था। इसलिए मैंने छोटे छोटे अपने टारगेट बनाए। पहले मैंने 2013 से तैयारी शुरू की थी और उस बीच मैं सहायक अध्यापक पद पर कार्य की कुछ दिन। उसके बाद मेरा GGIC LT ग्रेड टीचर के उसमें हुआ, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। 2017 बैच में मैं समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर नियुक्त हुई और उसके बाद तब से मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। ये मेरा PCS का 5वां अटैम्प्ट था और चौथा इंटरव्यू था, जिसमें मैंने 25वीं रैंक सिक्योर की। कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बहुत खुशी हो रही है
खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने इस रैंक को सिक्योर किया, खुशी इस बात की है कि फाइनली मेरे एक लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम रहा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और स्पेशली जो मेरे घर वालों, मेरे फ्रेंड्स, इन लोगों के चेहरे पे जो खुशी है मेरे एसडीएम बनने से, उसकी खुशी मेरी खुशी को और 10 गुना बढ़ा दी है। घर में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से सहयोग लोगों का मिला आपके यहाँ तक पहुँचने में? घर पे तो मम्मी पापा, चाचा, भैया, छोटा भाई हैं और सहयोग सबका ये रहा कि मम्मी पापा से ने हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो। हालांकि वो लोग मतलब पढ़ाई में नहीं कुछ हेल्प कर पाते थे, लेकिन एक जो संबल होता है वही लोग बने कि नहीं तुम कर सकती हो। उन्होंने बहुत हिम्मत दी और गाइडेंस मुझे छोटे वाले भैया मेरे हैं, शशि प्रकाश गुप्ता, इस समय अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद पर हैं वो, उनसे मुझे गाइडेंस मिला और प्रेरणा भी उन्हीं से मिली थी। पहले वो जब तैयारी करने गए तब मुझे पता चला कि वो एसडीएम की तैयारी कर रहा है, उस टाइम मैं छोटी थी और उन्हीं से मैं प्रेरित होकर मैंने तैयारी शुरू की। गाइडेंस भी मुझे उन्हीं से मिला। जो मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? बच्चे कैसे तैयारी करें आज इस महंगाई के दौर में, जैसे आपने तैयारी किया, क्या कुछ टिप्स हैं ऐसे जिससे कि तैयारी करके वो आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात तो महंगाई कभी भी तैयारी के बीच में नहीं आती है। स्टडी मटेरियल सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं। हाँ, अगर आप कोचिंग करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन कोचिंग करना ही एकमात्र इसका साधन नहीं है। जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके तैयारी की, अगर उस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे तैयारी करना चाहें तो निश्चित तौर पर वो अपने सीमित संसाधन में ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है तो वो सफल नहीं हो सकता या इस पद तक नहीं पहुंच सकता। और मेरा तो उन लोगों के लिए बस यही संदेश है कि सबसे आप किसी की सफलता से प्रेरणा मत लीजिए, आप उसके संघर्ष से प्रेरणा लीजिए। अगर कोई अपने जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ा है, सफल हुआ है, तो आप पहले ये सीखिए कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है और आप वहाँ से प्रेरणा लीजिए। क्योंकि सफल तो कोई पहले अटेम्प्ट में होता है, कोई 10वें अटेम्प्ट में होता है, कोई 5वें में, और हर किसी की कैपेसिटी अपनी अलग होती है तैयारी करने की, पढ़ने की। लेकिन अब ये नहीं है कि कोई पहले में अटेम्प्ट में सफल हो गया और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है तो हम ये मान लें कि अब मेरा नहीं होगा। हो सकता है कि हम अपने 6वें अटेम्प्ट में सफल हो जाएं। तो सफलता से नहीं, संघर्ष से सीखिए। संघर्ष से अगर आप प्रेरणा लेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे? इंटरव्यू मेरा सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में था और इस बार इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस ये किया गया था कि सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैं पहले से शासन में कार्य कर रही हूँ, वित्त विभाग में समीक्षा अधिकारी हूँ, तो मेरे विभाग से संबंधित कार्य ज़्यादा पूछे गए और स्पेशली उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसने मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा हाई कर दिया था। उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि आप जो है एज ए एसडीएम किसी गांव के स्कूल के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए जिस तहसील में है वहाँ पे सबसे अच्छा काम आप क्या करना चाहेंगी? अगर आपको वहाँ दिखता है कि टीचर्स की कमी है तो क्या सोल्यूशन होगा आपके स्तर से इसका? तो मैंने उनको सोल्यूशन बताया कि टीचरों की संख्या को समायोजित करके मानक के अनुसार कहीं कम टीचर हैं, कहीं ज़्यादा टीचर हैं, तो हम सारे स्कूल का डेटा को कलेक्ट करके हर स्कूल में मानक के अकॉर्डिंग ही टीचर को रखें। जहाँ से ज़्यादा टीचर हैं वहाँ से टीचरों को ऐसे स्कूल में ट्रांसफ़र करें जहाँ बच्चे ज़्यादा और कम टीचर हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म जो सलूशन है जिससे हम तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ज़िले स्तर पर बिना किसी नीति में परिवर्तन किए हुए लागू करके इससे एजुकेशन को पटरी पे ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि आपको क्या लगता है कि महिलाएं अगर नौकरी कर रही हैं तो वो सशक्त हैं? तो इसमें मेरा विचार थोड़ा अलग था। मैंने अपना विचार दिया कि नहीं, महिलाएं नौकरी करने पर सशक्त नहीं होती जब तक कि वो अपने डिसीज़न खुद ना लेना सीख जाए। अपने अगर उनका कुछ डिसीज़न है उसको सबके सामने रखें, उनके कुछ अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, ये सशक्तिकरण है। पैसा सशक्तिकरण का साधन है, उसका मानक नहीं है। भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में मेरी योजना एज ए एसडीएम मेरा सबसे पहला काम एजुकेशन पर ही होगा, इसीलिए मैं एजुकेशन का जो क्वेश्चन था उसको सुनकर थोड़ा मोटिवेट हुई। तो एजुकेशन पे जो मेरा सबसे पहला वर्क होगा और ये जो योजना मैंने वहाँ बताई थी ये सिर्फ बताने के लिए नहीं थी, ये मेरे दिमाग में पहले से ये प्लानिंग चल रही थी कि अगर मैं कभी नहीं एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं एसडीएम नहीं बनी तो मैं बीएससी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अगर मैं बीएससी बनती तो भी ये कार्य करती। अब ईश्वर ने मुझे इस पद पर पहुँचाया है, एसडीएम बनाया है। मैं सबसे पहले
एजुकेशन के लिए और दूसरे महिला सुरक्षा के लिए कुछ काम करना चाहूँगी। पढ़ाई आप ऑनलाइन करती थी या ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन करती ऑफलाइन, घर से पढ़ाई? जी, घर से पढ़ाई की है। प्राइमरी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राइमरी शिक्षा दीक्षा जौनपुर के ही सरस्वती बाल मंदिर से हुई है। आपके इस स्कूल में आपने पढ़ा, वहाँ के टीचरों को जानकारी हुई इसकी? हाँ, इसकी जानकारी भी हुई, टीचर्स ने फ़ोन करके बधाई भी दिया जिनको जानकारी नहीं हुई थी। स्पेशली वो टीचर जो मेरी पहली टीचर थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था और व्यस्तता के कारण मैं उनका कॉल नहीं देख पाई, तो मैंने खुद उनको फ़ोन करके उनका आशीर्वाद लिया। और अगर समय मिला तो मैं ज़रूर उनसे एक बार मिलने भी जाऊंगी। बहुत इच्छा है मेरी कि मैं अपने टीचर की खुशी देखूं उनके प्रत्यक्ष रूप से। आप किसी सहेली का भी जिक्र कर रहे थे कि आपके टाइम में आपकी सहेली ने बहुत मदद की, कौन थी, किस तरीके से आपकी हेल्प करती थी? मेरी फ्रेंड प्रियंका। ये हम लोग मतलब ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। हम लोग साथ में बर्थडे मनाते हैं अपना, साल भर मिले ना मिले वो एक दिन होता है जब हम मिलते ज़रूर हैं कहीं भी रहें। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरे इस पूरे सफ़र में मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेस रिलीज़र रही हैं ये। जब भी मुझे कोई मतलब परेशानी होती थी, एक सबकी लाइफ में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे लगता है आप सब कुछ छोड़ देना चाहिए, कहीं शांति में भाग जाओ, तो उस टाइम मैं इनके पास आकर बैठती थी और हम 2-2 घंटे बैठ के बातें करते थे। और जब बोल देते थे इससे हम अपनी सारी परेशानी, तो मेरा मन हल्का हो जाता था। और ये मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं, तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है, हार मत मानो। तो मेरे लिए सबसे अच्छा उपाय यही था कि जब मुझे टेंशन होता था तो मैं प्रियंका के पास आती थी, सारी टेंशन इनको दे के फिर फ्रेश माइंड से जाती थी घर। अच्छा, आप शहर में रहती हैं, जो गांव में लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए वो कैसे तैयारी कर सकती है, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं हो पाती? गांव में लड़कियों के लिए सुविधाएं अगर नहीं है तो इस समय लड़कियों के लिए सब ऑनलाइन स्टडी सबसे बेटर सोल्यूशन है। आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है, डेटा इतना सस्ता आ रहा है कि अगर उसे कोई डेटा का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए, डेटा सबको मिल रहा है लेकिन अब उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर डेटा का सही इस्तेमाल करें और उस 2 GB 1.5 GB डेटा जो प्रतिदिन मिलता है उसको पढ़ाई में यूज़ करें तो अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। शहर गांव की दूरी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और स्पेशली हम तो ये कहेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ भी रही हैं वो। तो उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आपके पास जो भी संसाधन है, आप कभी संसाधन को, अपनी गरीबी को, ग्रामीण परिवेश को अपने सफलता के मार्ग में मत आने दीजिए। दिमाग में ये बना के चलिए, बस लक्ष्य पे ध्यान रखिए और जो संसाधन है उसका सही उपयोग करिए, सफलता सबको मिलती है। तो आज के युवाओं को या बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरीके से? मेरा यही संदेश है सबके लिए कि बस पहले भी मैंने बोला कि सफलता से नहीं, संघर्ष से सीखिए। क्योंकि संघर्ष जो होता है ना वो कुछ लोगों को बहुत प्रेरित भी करता है, कुछ लोगों को बहुत तोड़ भी देता है, कुछ लोग तो झेल भी नहीं पाते हैं, बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो आपका कोई भी लक्ष्य हो, इसे जीवन मरण का प्रश्न ना बनाएं। अपना एक लक्ष्य तय करें, उस पर काम करें, निरंतर प्रयास करें। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुँचे और दूसरे अटेम्प्ट में आपका प्री भी ना निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रख कर आप निरंतर प्रयास करते रहें और सफलता ज़रूर मिलती है। एक दिन में भले ना मिले लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग करते हैं, उसके बाद पाते, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करके आप आगे बढ़ी हैं, तो कैसा रहा? मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मुझे कोचिंग करना चाहिए। लग रहा था कि ये निकाल लेंगे। हाँ, मुझे खुद पे बहुत भरोसा था। मैं सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर इतना था कि मैं तो सोचती थी कि मैं एक मतलब ये मिसाल बनाऊंगी कि बिना कोचिंग के भी चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। कोचिंग जब नहीं होता था तब भी लोग SDM DM बनते थे। आज भी हमारे जौनपुर शहर में कोचिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो क्या यहाँ के लोग बन नहीं रहे हैं? बन रहे हैं। हाँ, ये है कि बाहर जा रहे हैं, लेकिन अब हम लड़कियों को ये भी कहेंगे कि बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार के बीच में रहकर भी आप तैयारी कर सकती हैं। और हमको तो ऐसा लगता है कि परिवार के बीच में तैयारी करना ज़्यादा आसान होता है। जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो वो जो सपोर्ट मिलता है ना, वो हमें बाहर जाके नहीं मिलता। बाहर रहने वाले बच्चे कभी कभी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और कभी कभी वो लोग इतने टूट जाते हैं कि
बहुत सारी परेशानियों से जूझते रहते हैं। तो जो परिवार होता है वो हर परिस्थिति में हमें मोटिवेट करता है, हमारा संबल बनता है। तो परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो लोग घर में हैं वो अपने आप को खुशनसीब समझे कि वो सेल्फ स्टडी करके निकाल सकते हैं, बस अपनी क्षमता पर भरोसा करें। और हाँ, अगर किसी को कोचिंग करना है, किसी को गाइडेंस नहीं मिल रही है तो वो कर भी सकता है। मैं कोचिंग के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आप कोचिंग के बिना से तैयारी नहीं कर सकते। अच्छा, जौनपुर के लिए क्या करना चाहेंगे आप? जौनपुर की बेटी हैं, यहाँ से तमाम लोग IAS PCS निकले हुए हैं। लोग अपने गांव को, घर को छोड़ देते हैं और जब वो रिटायर होते हैं तब लौट के आते हैं। वर्तमान में आप नौकरी में हैं, क्या करेंगी जौनपुर के लिए, लड़कियों के लिए खासकर? अगर मेरा जौनपुर में हो जाता है कहीं भी पोस्टिंग, तो मैं यहाँ की लड़कियों को तो सबसे पहले जो जिनकी ये समस्याएं हैं, पहले तो एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट की जितनी सारी एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, मैं अलग से कुछ नहीं करूँगी। गवर्नमेंट ने इतनी योजनाएं चला रखी है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ठीक से नहीं होता है। तो मेरा सबसे पहला एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर यही कार्य होगा कि मैं उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करूं। उसके अलावा मैं पर्सनली अगर सोचूं तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट की जो अभ्युदय कोचिंग की योजना है वो जौनपुर जैसे शहर में भी खुले, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ जो गरीब मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, वो ग्रामीण परिवेश के बच्चे शहर में रहकर ही तैयारी कर सकें। तो ये प्रायोरिटी होगी मेरी। अब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और किस वक्त पे चयन हुआ है? मेरा चयन इस UP PCS 2023 में 25वीं रैंक पर उप जिलाधिकारी के पद पर हुआ है।